हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस विज्ञान प्रैक्टिस सेट 1 टॉप 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें साइंस पूछी जाएगी उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी, जैसे रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए। प्रैक्टिस सेट 1 टोटल इसमें मैथ और हम लोग दोस्त यहाँ पे साइंस को कवर करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें मैथ के 40 क्वेश्चन और साइंस के 40 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर प्रत्येक सेट में 80 क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल 15 सेट हैं, 15 गुणे 80 यानी कि हम लोग कुल मिलाकर 1200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो एक जो हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे इस बुक की, तो ये क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का, ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध को हम लोग किससे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर होता है रो यल अपान ए। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कभी आपको लंबाई दे देंगे, कभी आपको एरिया दे देंगे, तो क्या होता है, आर जो हमारा होता है ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती और आर जो होता है ये क्षेत्रफल के एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और रो जो हमारा होता है ये हमारा होता है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओम। कूलम, आवेश का मात्रक कूलम होता है। जूल, कार्य के मात्रक जूल होता है। कार्य या किसी भी प्रकार की ऊर्जा, उसका मात्रक जूल होता है। न्यूटन, बल का मात्रक मेरे दोस्त न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा प्रतिरोध की खोज किसने की थी? प्रतिरोध के बारे में किसने बताया था? सर कौन थे? पूरा नाम उनका था सर जॉर्ज साइमन ओम। कौन थे? जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या क्या था, प्रतिरोध के बारे में बताया था। और इन्होंने बताया था कि बी बराबर आई आर। इन्होंने ये फार्मूला दिया था, बी बराबर आई आर, इसमें आई हमारी करंट, आई धारा, आर प्रतिरोध और बी विभवांतर। विभवांतर धारा और करंट के बीच में इन्होंने एक फार्मूला दिया था, बी बराबर आई आर। बी बराबर आई आर, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और हम जानते हैं कि पी बराबर होता है वी आई, ठीक है। ये दोनों फार्मूले यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा आर बराबर रो यल अपान ए, ये भी फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आज का दूसरा क्वेश्चन। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? कार्य कह सकते हैं या हम ऊर्जा कह सकते हैं। हम जानते हैं के बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है? के बराबर होता है, के बराबर के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। के बराबर 1/2, एम का मान कितना है? एम है 4 किलो, ठीक है। बी है जो दिया है, इसको हम कर देंगे b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग दिया हुआ है। के बराबर, इसे 2 से काट देंगे, 2 b2 माइनस b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर, 2 b2 यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 2, 100 माइनस 25 कितना आएगा? 75, 75 दूना 150, 150 क्या है मात्रक? 150 जूल। ऊर्जा है या कार्य है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल। 150 जूल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, के बराबर 1/2 एम बी2 स्क्वायर माइनस बी1 स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है जी का मान प्रत्येक जगह समान रहता है। जी की खोज किसने की थी? एंटोनी
लॉरेंट लेवोजियर, आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश, जॉन डाल्टन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हेनरी कैवेंडिश ने क्या था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज की थी। जी बराबर हमारा होता है, जी बराबर जी की वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी। हम जानते हैं एफ अनुक्रमानुपाती होता है m1 m2 बटे आर स्क्वायर। जब हम यहाँ पे ये इसको सॉल्व करेंगे एफ बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जी जो आएगा जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। क्या आ जाएगा, जी बराबर देखिए एक बार, जी बराबर एफ अनुक्रमानुपाती होता है, एफ बराबर होता है जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो जी बराबर यहाँ से आएगा जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। बल का मात्रक क्या था, एफ का मात्रक न्यूटन, दूरी है आर है दूरी, इसको लिखेंगे मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे द्रव्यमान दोनों दिए हैं तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान का किग्रा स्क्वायर। ये हमारा इसका मात्रक होता है जी बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10 की पावर 6.67 गुणे 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इसकी भी मात्रक भी आपको ध्यान रखना, इसका मान हर जगह क्या है, समान होता है। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। एंटोनी लोवोजियर को इनको क्या कहते हैं, एक इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या कहते हैं किसको है, लॉरेंट लोवोजियर। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच क्या होगा। एक आदर्श गैस के समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल्टा टी दिया गया है, जहां सीपी उष्मा क्षमता स्थिर दाब पर, सीबी उष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर। जब पी दिया है तो दाब दाब पर और बी दिया है तो आयतन पर। देखिए इसका क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं एंथैल्पी जो हमारा होता है, एंथैल्पी बराबर वी नो दैट एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी बराबर जो होता है आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य, ये हमारा होता है। तो हम जानते हैं कि एंथैल्पी बराबर आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य। एंथैल्पी को हम एक आदर्श गैस के लिए एच बराबर क्या होता है, पी एच बराबर यू प्लस पी बी, क्या था, यू प्लस पी बी। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक आदर्श गैस के लिए पी बी बराबर होता है आर टी, एन आर टी होता है तो पी बराबर आर टी। यहाँ पे पी बी दिया है, यहाँ पे हम आर टी लिख सकते हैं, एच बराबर यू प्लस आर टी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी एच बराबर डी यू प्लस आर डी टी, क्या जाएगा, आर डी टी। ठीक है, डी यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी एच बराबर डी यू को हम लिख सकते हैं सी वी डी टी, क्या लिख सकते हैं, सी वी डी टी प्लस आर, आर आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर सी पी माइनस सी बी बराबर होता है, सी पी माइनस सी बी बराबर होता है आर, ये आपने पढ़ा होगा, सी पी माइनस सी बी बराबर आर इंटर में। तो यहाँ पे आर की जगह पे लिख देंगे हम सी पी माइनस सी बी इंटू डी टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसमें करेंगे, डी एच बराबर हमारा हमने लिख दिया यहाँ पे सी सी बी डी टी, डी एच बराबर सी बी डी टी प्लस आर की जगह लिखेंगे सी पी माइनस सी बी बराबर होता है आर इंटू डी टी। सी बी डी टी ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, डी एच बराबर बचेगा सी पी डी टी। अब डी एच को हम लिख देंगे डेल्टा एच, डेल्टा एच बराबर सी पी डेल्टा टी। ये हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा एच बराबर सी पी डेल्टा टी, ये कहाँ पे दिया हुआ है, सी पी डेल्टा टी, सी पी डेल्टा टी, ऑप्शन सी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं यह बात आपको प्रॉपर समझ में आएगी। ये आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, सी पी माइनस सी बी बराबर आर होता है, ये क्या होता है,
मेयर का सूत्र इससे होता है, ये क्या होता है, मेयर का सूत्र, इंटर में ये दिया होता है मेयर का सूत्र, इसे बोलते हैं मेयर का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, इस क्लास का जो है हम लोग डिस्कशन है, ये इस बुक का डिस्कशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। मैं और भी कॉन्सेप्ट जितने भी हो सकेंगे उनको प्रॉपर डिस्कस करता रहूंगा साथ ही साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम, उसको हम जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गति ही करती रहेगी अगर उस पर हम कोई बल लगाकर उसको ना रोकें। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसे हम जड़त्व का नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। देखते हैं क्या ये न्यूटन की गति का पहले नियम को दर्शाता है? नहीं दर्शाता ये। ठीक है, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती हुई गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले लेता है। यह है दूसरा नियम, सेकेंड नियम। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट है ये। जब एक कोई बस चल रही है, बस अगर मान लो चल रही है और मगर बस रुक जाती है तो आप आगे को झुकेंगे। अगर बस रुकी हुई है और एकदम चलती है तो आप पीछे को झटका आपको लगेगा। ठीक है, तो क्या है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रॉकेट लॉन्च करना ये तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो वस्तु विपरीत में आप पर उतना ही बल लगाएगी। ये न्यूटन का थर्ड नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर मान लो हम इधर को चल रहे हैं तो घर्षण हमारा अपोजिट हमें रोकने का प्रयास करेगा, तो बिल्कुल विरोध करता है। बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन पहला करेक्ट है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। चलने फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण नहीं, गलत है। सही है, ये सही है। चलने फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट है। मशीनों के घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण होता है। जब मशीनों में क्या होता है, घर्षण होता है तो उसमें जो उसके पुर्जे होते हैं क्या है, उनमें टूट फूट का कारण होता है। बिल्कुल करेक्ट है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है? रोलिंग घर्षण, क्या दिया है, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ये बात गलत है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता नहीं, कम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। ये वाला गलत है, बाकी सारे सही दिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, ऑप्शन डी ये लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, घन वस्तु में उष्मा चालन का दर किस पर डिपेंड नहीं करती है? घन वस्तु में उष्मा चालन की जो दर होती है किस पे डिपेंड नहीं करती है? घन वस्तु में जो उष्मा का जो चालन होता है, उष्मा को जो चालन होता है, मान लीजिए कोई दो वस्तुएं साथ पास में रखी हैं, ये ताप अंतर के कारण होता है। इसका अगर ये ज्यादा गर्म है, ये कम है, तो इधर से इधर को ट्रांसफर होगा। तो ताप में जब अंतर होगा तभी उष्मा का चालन होगा। ये आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। घन उष्मा जो चालन की दर होती है ये घर्षण पर डिपेंड नहीं करती। ये घर्षण पर क्या था, डिपेंड नहीं करती है। बल्कि उष्मा क्या है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके ताप अंतर के कारण होती है। ठीक है, और उष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में उष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? उष्मा जो चालन है किस किस पे डिपेंड करता है? देखिए आप यहाँ पे वस्तु की उष्मा की जो मात्रा होती है, वस्तु की पदार्थ पे डिपेंड करेगी कि वो पदार्थ किस चीज का बना है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करेगी और उनके उसकी मात्रा पे, कितनी मात्रा ट्रांसफर हो रही है, पदार्थ की मात्रा, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति और उसके प्रवाह, कितना उसमें फ्लो हो रहा है, उस पर हम यहाँ पे प्रवाह वस्तु के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे तीन आपको ध्यान रखना है। घन वस्तु की उष्मा चालन की दर किस पर डिपेंड नहीं करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी कि इसका ताप कितना है, इसका ताप कितना है, ए बी का। मान लीजिए ए का ताप ज़्यादा है
तो ए से बी की ओर ट्रांसफर होगी। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ये किस पदार्थ के बने हुए, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगी, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगी, और उष्मा की मात्रा की, कितनी उष्मा की मात्रा ट्रांसफर होनी है। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करेगी, घर्षण पे डिपेंड नहीं करेगी। ऑप्शन सी, घर्षण पे डिपेंड नहीं करेगी। घन वस्तु में उष्मा चालन की दर किस पे डिपेंड नहीं करती, तो घर्षण पे डिपेंड नहीं करती। सामग्री की घनता पे, सामग्री के आयाम पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, सभी पे डिपेंड करती है। इस पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस पे डिपेंड नहीं करती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम दिया गया था? आवृत्ति का मात्रक क्या था, हर्ट्ज होता है। तो हमें देखना है यहाँ पे हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, फैराडे ने, प्लांक ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्लांक ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रदान किया था, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्राप्त किया था। इसे हम किससे, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच बराबर होता है, एच बराबर सी बी। एच बराबर क्या होता है, सॉरी, ई बराबर होता है एच न्यू। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत एच, ई बराबर होता है एच, और ये वी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमारा एच प्लांक नियतांक है। एच का मान 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। क्या था, जूल इंटू, जूल ऊर्जा का मात्रक जूल, और हाँ प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। ठीक है, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, एच बराबर होगा ई अपॉन बी। एच बराबर होगा कार्य का मात्रक जूल, और आवृत्ति का मात्रक होता है एन बराबर 1/t सेकेंड इनवर्स। तो हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड, सॉरी इसका मात्रक होगा जूल इंटू सेकेंड। क्या होगा, जूल इंटू सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लांक के द्वारा। इसे हम ई बराबर होता है एच, एच न्यू। ये वी हमारा क्या है, ये फ्रिक्वेंसी होती है। ये हमारा एच क्या है, ये प्लांक नियतांक है। इसका मान 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जूल इंटू सेकेंड। ई बराबर एच नी, एच म्यू, और एच आवृत्त क्या था, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, वी बराबर सी अपॉन लैम्डा, यहाँ डालेंगे मान तो हमारा एक वैल्यू हो जाएगी ई बराबर एच, एच सी अपॉन लैम्डा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। प्लांक नियतांक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? वाहनों में रिवर रिवर व्यू मिरर, शीशे की खिड़कियां। वाहनों में रियर व्यू मिरर, शीशे की खिड़कियां। मेकअप दर्पण, कैलेडोस्कोप, किस में किया जाता है? ऑप्शन ए, वाहन में रियर व्यू मिरर, यानी कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए इसका जो है, हम क्या करते हैं वाहनों में, इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो हेडलाइट होती है उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पदार्थ के संदर्भ में, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। क्यों नहीं, आकर्षण बल होता है। कौन सा कथन सही नहीं होता? नहीं होता है, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है, गलत है, आकर्षण बल होता है। गलत हमसे पूछा है तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पदार्थ कणों से बना होता है, बिल्कुल करेक्ट है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं का सही युग्म का चयन कीजिए। सल्फर और फास्फोरस क्या अर्ध धातुएं हैं? नहीं भैया, जर्मेनियम और सिलिकॉन, उनको तो हम उपधातु कहते हैं। क्या था भैया, इनको हम उपधातु या अर्धधातु कहते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। द्रव्यमान संख्या, मान लीजिए हमारा एक तत्व है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 298 है, और इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है। तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? कितने न्यूट्रॉन है? 196। एन बराबर कितना है? 196, और ए बराबर दिया है 298। हम जानते हैं
परमाणु संख्या क्या होती है, n बराबर होता है, a बराबर होता है n माइनस जेड। न्यूट्रॉनों की संख्या होती है n बराबर a माइनस जेड होता है। इसमें से इसको हटाते हैं तो क्या था, न्यूट्रॉनों की संख्या a माइनस जेड होता है। ठीक है, ये कितना है, n बराबर दिया है 196। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए n बराबर हमारा होता है a माइनस जेड। हमारा कोई ये दिया हुआ है 298, यहाँ पे हम जेड मान लेते हैं नीचे। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी। n बराबर दिया 196, ए बराबर दिया 298 माइनस जेड। जेड बराबर 298 में से हम 196 घटाएंगे तो कितना आएगा, 196 4 और 98 102। जेड बराबर 102, ऑप्शन बी करेक्ट है। परमाणु क्रमांक कितना होगा, 102। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ए बराबर द्रव्यमान जो संख्या होती है, ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के द्वारा इसको, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम जेड बराबर पी बराबर ई होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जब हम पी की जगह पे जेड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर एन प्लस जेड होगा, ए बराबर एन प्लस जेड होगा। और यहाँ से जब जेड एन का मान निकालेंगे तो एन बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड, एन बराबर ए माइनस जेड। ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 102। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, रिडक्स अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें, रिडक्स अपक्रिया कौन सी होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। देखिए ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होता है, उसे हम रिडक्स अपक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट है। केवल अपचयन होता है, केवल ऑक्सीकरण नहीं, ना तो ऑक्सीकरण ना गलत, केवल ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम रिडक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि जेडन प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, जेडन का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और HCl का अपचयन हो रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, परवल अम्ल और परवल क्षार के लिए लवणों का पीएच मान होता है। परवल जो अम्ल होते हैं और परवल क्षार, परवल अम्ल मान लीजिए हमारा यहाँ पे HCl और परवल क्षार NaOH, इनको जब हम मिलाएंगे तो क्या आएगा, NaCl प्लस H2। ये उदासीन हो जाएगा, क्या होगा, ये उदासीन लवण बनेंगे हमारे, साल्ट बनेगा, उदासीन होगा। उदासीन के पीएच के लिए क्या होता है, उदासीन के जो लिए पीएच होता है, पीएच 7 होता है। 7 से कम जो होगा 0, इसकी रेंज होती 0-7। 7 पे क्या होगा, उदासीन होगा। 7 के बाद क्षारीय, 7 से पहले अम्लीय, तो क्या है, उदासीन। 7 से यानी कि 7 होगा, पीएच मान होता है 7। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप भरोसा मानिए, ये क्लास आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए Na Si Cl Mg Al। Na धातुएं हमारी क्या होती हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, Li Na K। इस टाइप से क्या होती है हमारी धातुएं, इधर होती हैं, बेरिलियम। ठीक है, इस टाइप से ये धातुएं होती हैं। धातुओं की जो प्रकृति होती है इधर ज्यादा होती है। जब इधर जाएंगे आवाज साड़ी साड़ी में दाहिनी तरफ, तो क्या है, धातु की प्रकृति घटती है। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प चयन कीजिए। Na Si Cl Mg, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए Na जो क्या होगा, Na की सबसे अधिक होगी क्योंकि Na इधर है। धात्विक प्रकृति हाइड्रोजन, लिथियम, LiNaK, RbCsFr, Bmg। ठीक है, देखिए इस टाइप से। तो धात्विक प्रकृति क्या है, इधर धात्विक प्रकृति बढ़ेगी इस साइड में और दाहिने तरफ जाने पर घटेगी। तो Na जहाँ पे दिया इसकी ज़्यादा होगी, पहले Na की होगी, फिर Mg की होगी, फिर Na की होगी, फिर Mg की होगी, फिर बाद में Al आएगा, एल्युमिनियम 13। ऐसा यही करेक्ट है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। दाहिनी तरफ जाने पर धातु प्रकृति घटती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है।
बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। किसका प्रयोग क्या होता है पीने के पानी के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है, इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे क्लोरीन, इसकी जो होती है क्लोरीन के साथ तीक्ष्ण गंध निकलती है। जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, एक ऐसा है बुझा हुआ चूना होता है। इसके जब हम Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हमें CaOCl2 विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है हमारा बुझा हुआ चूना और ए होता है CaO होता है बिना बुझा चूना। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः में नहीं किया जाता। कास्टिक सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? कास्टिक सोडा कपड़ा उद्योग में, डिटर्जेंट उद्योग में, कागज और लुगदी के उद्योग में। बिल्कुल सही। अमोनिया निर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अमोनिया निर्माण में क्या है कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। कास्टिक सोडा होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है? इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया था। बिल्कुल करेक्ट है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटी हुई हड्डियों को सेट करने में किया था। इसका जो फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है मेरे दोस्त? इसका होता है हाफ H2O। जिप्सम से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा गलत है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से नहीं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है इसको। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से इसको जाना जाता है, डाइहाइड्रेट नहीं। यहाँ पे ए वर्ड गलत दिया। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और मूर्तियों के संचक बनाने में। बिल्कुल करेक्ट ये क्या है, यानी कि जो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट नहीं, इसे हेमीहाइड्रेट कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जंगरोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? जंगरोधी स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? लोहा, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन। इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? क्या टंगस्टन क्या होता है इसमें स्टेनलेस स्टील में उपस्थित नहीं होता है। लोहा होता है हमारा, क्रोमियम होता है, निकल होता है। क्या होता है? लोहा होता है, क्रोमियम होता है और निकल होता है, लेकिन हमारा इसमें टंगस्टन जो होता है वो उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित का परिवहन करती है। लसिका जो होती है किसका? आंतों में पचित और अवशोषित खाली स्थान का परिवहन करती है। एंजाइमों का, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। लसिका आंतों में किसका पाचन परिवहन करती है? किसका परिवहन करती है? ऑप्शन सी वसा का। लसिका होती है आंतों में पचित और अवशोषित वसा, वसा का परिवहन करती है लसिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है। जो एमाइलेज किसमें के पाचन में? लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज। किसके पाचन में मदद करता है? लार एमाइलेज हमारा ये वसा के पाचन में। लार एमाइलेज किसके पाचन में? वसा तो सेलुलोज। स्टार्च के पाचन में मदद करता है। एमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा? लार में क्या होता है? ये एमाइलेज क्या है? ये एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रीन में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के अंदर होता है। स्टार्च। लार में हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज। ठीक है। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः होता है। मानव शरीर में वसा का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद कर देता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का कौन बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है भैया
प्लेटलेट्स जो होता है रक्त का थक्का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? कौन सी जो कोशिका होती है वो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? यकृत कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मस्तिष्क कोशिका। इसे डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, इनका 4 से 5 दिन। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की क्षमता विकसित करती हैं, डब्ल्यूबीसी। इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? आंतरिक गति निर्धारक, दिमाग, दिल, गुर्दा, यकृत, कहाँ पे स्थित होता है? ऑप्शन बी, दिल में। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ पर स्थित होता है? दिल। कहाँ पे होगा? दिल। हाइपोथैलेमस शरीर का क्या होता है? देखिए, हाइपोथैलेमस जो हमारा होता है, जिससे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथ कहते हैं, हाइपोथैलेमस थैलेमस टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, शरीर के टेम्परेचर को। शरीर का जो बाहरी टेम्परेचर होता है उसे हम कान द्वारा होता है, जो शरीर का जो बाहरी टेम्परेचर होता है वो उसका नियंत्रण कान द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथ कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को, जो हमारी पीयूष होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे कहते हैं मास्टर ग्रंथ। मास्टर ऑफ मास्टर होता है हाइपोथैलेमस, लव, प्यार, घृणा, नफरत, ये सब इसी के द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? ऐसा कौन सा जीव, किसका जो कार्य है ये कि मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना? वक्र, यानी कि किडनी। किडनी की इकाई क्या होती है? किडनी की इकाई मेरे दोस्त नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक है। अग्नाशय, छोटी आंत, अग्नाशय क्या होता है? ये मिक्स ग्लैंड होती है, जो जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यकृत, कौन सा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा? 67, ऑप्शन ए। किसका कार्य है ये? एक किडनी का कार्य होता है। प्राथमिक कार्य मूत्र उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, किडनी। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? मज्जा, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स, कौन करता है? जो हमारा इसमें मस्तिष्क जो पार्ट होता है, सेरेब्रम, सेरेब्रम, ये क्या करता है? ये बुद्धि, तर्क क्षमता, सोचने समझने की शक्ति उस पर करता है। ये हमारा सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस होते हैं। ठीक है। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? मज्जा, पोन्स, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, उसे करता है। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा? कमेंट में बताइए। मज्जा। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? मज्जा। शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे खांसी, खांसी ये अनैच्छिक होती है। छींकना, श्वसन, सांस लेना, हृदय का धड़कना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण मेरुरज्ज या मज्जा द्वारा होता है। मेरुरज्ज या मज्जा के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं, जो बना है। हार्ड मैट्रिक्स किससे बना होता है? अस्थि हड्डियों का, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और नहीं, कैल्शियम फ्लोरीन नहीं, कैल्शियम फास्फोरस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हड्डियां किसकी बनी होती हैं? हड्डियां भैया कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। और दांतों में भी ये हमारा कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन किसमें प्रचुर मात्रा में होता है? चावल, मक्खन, गुड़। गुड़ में क्या होता है? आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। चावल हमारा क्या होता है? चावल कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, मेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। लेकिन कौन सी विटामिन होगी? कौन सी विटामिन की कमी से ये होता है?
विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन B9 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना, एक इसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। विटामिन सी की कमी से मेरे दोस्त स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। स्कर्वी रोग क्या होता है? इसमें दांत हमारे खराब हो जाते हैं। विटामिन सी, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए गाजर के लिए, गाजर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों के लिए लाभदायक होती है। इसमें हमारा करेक्ट होगा विटामिन B9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? मलेरिया, प्रोटोजोआ, खसरा जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, टिटनेस जीवाणु। इनमें से कौन सा? खसरा, खसरा हमारा वायरस के द्वारा होता है, ये हमारा सम्मिलित नहीं है। खसरा, चेचक, ये सारे क्या होते हैं? वायरस के द्वारा होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सम्मिलित नहीं। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट। टिटनेस जीवाणु के द्वारा, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन खसरा क्या होता है? खसरा वायरस के द्वारा होता है, ये यहाँ पे वायरस होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर सब्जियों की खेती है क्या? आम की खेती, अंगूर की खेती, फूलों की खेती? किसके? अंगूर की खेती। विटीकल्चर किसकी है? अंगूर की खेती। सब्जियों की खेती जो होती है उसे कहते हैं ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर कहते हैं सब्जियों की खेती को। फूलों की खेती को कहते हैं भैया फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ये आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, केसिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, केसिन किसमें पाया जाता है? गाजर, दूध, सोयाबीन, मांस। किसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है? ये भैया दूध में एक केसिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रकृति में क्या होता है? 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का जो संगठन होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है। केसिन क्या है? केसिन एक प्रोटीन होती है। केसिन क्या है? केसिन क्या है? केसिन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है, जो दूध में पाया जाता है। दूध का जो रंग जो होता है, दूध का सफेद रंग इसी प्रोटीन के कारण होता है। केसिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग जो होता है सफेद होता है, जबकि गाय के दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। गाय के जो दूध होता है वो हल्का पीला जो होता है वो बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? किस जीव में? घोंघा, तितली, गौरैया, सलभ, मात। इनमें से कौन सा करेक्ट हमारा हो जाएगा? ऑप्शन ए घोंघा। घोंघा में क्या होता है? जीव में ये मोलस्का संघ का प्राणी, मोलस्का में आता है ये घोंघा, सीप। निम्न में से किस जीव का लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता? घोंघा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या जवाब? ऑप्शन ए। घोंघा का लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। क्या कहता है? ये अपना लिंग जो होता है बदल सकता है। घोंघा मोलस्का संघ का जंतु है। किसका? मोलस्का संघ का जंतु है। बाकी इसके अलावा गौरैया, तितली, सलभ, लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है। इनमें क्या होता है? आनुवांशिक रूप से होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ये अपना लिंग बदल सकता है। ये मोलस्का संघ का जंतु है। निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? घोंघा होता है, सीपी होता है, ऑक्टोपस, सतपथ। इनमें से कौन सा नहीं होगा? सतपथ, 7 पैर वाले सतपथ। ठीक है, ऑक्टोपस, ये सारे मोलस्का संघ के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए वाला नहीं है। 76 में मोलस्का संघ के जीव जंतु जो होते हैं, ये मोलस्का संघ के जो जीव जंतु होते हैं ये जलीय, समुद्री तथा कुछ स्थल पर निवास करने वाले होते हैं। इनका शरीर अंतरांग तथा मांसल पद में विभाजित होता है। इनमें शोषण क्या होता है? मोलस्का संघ में शोषण गिल्स के द्वारा होता है। शोषण किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा इनका शोषण होता है। तथा उत्सर्जन इनका जो होता है, उत्सर्जन वो वक्रों किडनी यानी कि किडनी के द्वारा होता है। ये एक लिंगी एवं अंडज होते हैं, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस, सीपी, सेपिया आदि। जो हमारे पैर वाले जो होते हैं सतपथ, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, इनमें अधिक ज्वाइंट लेग होते हैं आर्थ्रोपोडा में। जैसे हमारा होगा मक्खी हो गई, मक्खी और काकरोच, टिड्डा, ये सब क्या है? केकड़ा, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? फर्म, मर्सिलिया, मोरपंखी, स्पाइरोगायरा। किसको प्रॉपर? स्पाइरोगायरा। ये क्या होता है हमारा? स्पाइरोगायरा को जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। क्या है ये? स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? औषधीय पौधा कौन सा? सागुन होगा क्या? क्या देवदार होगा? नहीं भैया, नीम। नीम का पौधा बहुत औषधि माना जाता है। बहुत सी दवाइयों में इसका नीम के पौधे का प्रयोग किया जाता है।
नीम के पत्ते, छाल, टहनी सभी के औषधीय लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। जड़ों जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? जो लंबे रोम जैसी संरचनाएं होती हैं वो किस लिए पाई जाती हैं वो? तो भैया उनमें अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। जो जड़ होती है, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचना हेयर लाइक पार्ट्स पाए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। ये होता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? जो श्वसन हमारा होता है किस टाइम में, पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? थैलेकाइड, रंध्र, क्लोरोफिल, ग्रेना, किसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन बी रंध्र, स्टोमेटा। इसे स्टोमेटा भी कहते हैं। पौधे की पत्तियों में एपिडर्मस जो होता है, एपिडर्मस कोशिका के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो पौधे की पत्तियां जो होती हैं उनमें एपिडर्मस कोशिका में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहते हैं। जो एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जो रंध्र होते हैं वो एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इन्हीं रंध्रों द्वारा श्वसन के दौरान गैसीय का विनिमय होता है। आज की क्लास में हमारी 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लास को शेयर करते रहिए। बहुत जल्द ही हम लोग इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, इस बुक को, जिसमें हम लोग टोटल 40 × 15 600 क्वेश्चन हम लोग साइंस के कंप्लीट करेंगे और 40 × 15 मैथ के 600 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये जो सीरीज होगी आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें मैं एक्स्ट्रा भी जो भी मैं बता सकता हूँ उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।